चलो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ ईएम वेव, स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव और मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट ये सब तो देख ही लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव शुरू किया था, देखे थे ना, स्पीड ऑफ ईएम वेव। उसी के आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे। नेक्स्ट में लिखो the vibration of in EM wave, the vibration of electric field and magnetic field are in same phase with amplitude ratio, फटाफट लिखो, with amplitude ratio E naught upon V naught is equal to C. एम्पलीट्यूड रेशियो E naught अपॉन V naught है वो C है। ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस V। तो लिखो EM wave is transverse in nature and hence it can be polarized. तो बोलो मत, लिखो जल्दी जल्दी। कोई भी पोलराइड से पोलराइज कर सकते हैं।
E क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है अभी। लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ना ये, नहीं बताइए लास्ट क्लास में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे सच दैट E क्रॉस B इज इन द डायरेक्शन ऑफ B। वेलोसिटी ऑफ EM वेव इधर ही होता है जिधर E क्रॉस B होता है, दोनों कपल्ड, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फेज में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन दिखाते हैं, इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो C होता है। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव है। ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन सब दिखाएगा। देखो इसमें एक दो बात समझने में परेशानी हो रहा हो, ये वाला तो याद है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे लाइट बल्ब अगर हमने ऑन किया, यहाँ पे लाइट बल्ब ग्लो किया, तो इसका लाइट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा। एक्स डायरेक्शन में जाने वाले वेव के लिए ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। तो इसमें देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है अगर वाई डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करेगा जेड डायरेक्शन में, और प्रोपगेशन हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। प्रोपगेशन इधर एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ ध्यान देना, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। ई है, ये बी है। तो जब ये मैक्सिमा है पॉजिटिव, तो ये भी मैक्सिमा है पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मैक्सिमा, नेगेटिव है, और मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव मैक्सिमा। E क्रॉस B विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ B। अगर ये मान लो ऐसे हो जाए, E अगर इधर हो तो इसका B कपल्ड जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं, वो कपल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और E क्रॉस B भी होता रहेगा। इस डायग्राम का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही वाइब्रेट करेगा, इधर भी वाइब्रेट करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेलोसिटी के ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है वाइब्रेशन करता हुआ, ऐसे भी है वाइब्रेशन करता हुआ, ऐसे भी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इससे जो कपल्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे वाइब्रेट करेगा। एक ही साथ दोनों मैक्सिमा पे जाएगा, एक ही साथ दोनों जीरो होगा, एक ही साथ दोनों नेगेटिव मैक्सिमा पे जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर पॉजिटिव मैक्सिमा पे दोनों जाएगा एक साथ, इस तरह चलेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक है, इधर के साथ ये लिंक है, इधर के साथ ये लिंक है। E क्रॉस B हमेशा भी इस तरह से तीनों का लिंकेज है। तो इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन और ये दो इक्वेशन से मिल करके टोटल EM वेव रिप्रेजेंट होता है। EM वेव में ऑप्टिकल इफेक्ट भी है, ऑप्टिकल मतलब विजुअल लाइट जो हम लोग आई सेंस कर पाता है, वो वाला इफेक्ट भी है। तो किसी भी EM वेव में ऑप्टिकल इफेक्ट है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। Hence electric field is also known as optical vector। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं? ऑप्टिकल वेक्टर, क्योंकि EM वेव का ऑप्टिकल इफेक्ट है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। इसलिए लाइट वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट वेव जब पढ़ोगे तो लाइट वेव को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ये नहीं है लाइट वेव, इसका जरूरत नहीं है लाइट वेव रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को लाइट वेव बोलते हैं। क्योंकि EM वेव का टोटल से मतलब नहीं हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन वही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, इसलिए उसको ऑप्टिकल वेक्टर बोलते हैं। ये तो क्लियर ही है। और इसके बाद आज जो प्रॉपर्टी लिखवाए हैं उस पर जो ध्यान दिया जाए, तो आज जो प्रॉपर्टी लिखवाएगा सबसे पहला, फर्स्ट पढ़ो क्या लिखा है फर्स्ट वाला, E नॉट बाई B नॉट इज इक्वल टू C। कैसे? तो ये अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा, ठीक है। अभी इसका हम लोग डिराइव भी कर लेंगे, ये आएगा। एक्चुअली ये एक और फैक्ट से ये डिराइव होता है। एक और फैक्ट ये है कि जो भी एनर्जी EM वेव के साथ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। मीन्स EM वेव में अगर 50 जूल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आ रहा है एनर्जी, तो 50 जूल ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी आ रहा है एनर्जी। इट मीन्स जो भी एनर्जी एसोसिएटेड विद EM वेव है वो क्या है, 50% किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन के साथ, और 50% मैग्नेटिक के साथ। इस फैक्ट को, ये जो फैक्ट है इसका यूज करके हम लोग इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। और ये जानना भी है तुम्हें, 2 मार्क्स आएगा तो एनर्जी से हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं।
तो अभी इसको ऑब्टेन कर लेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। और ये तीनों है ही, ये तो जानते हो। परपेंडिकुलर ईएम वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। क्यों बोल रहे हैं ट्रांसवर्स इन नेचर? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो तरह के वेव होते हैं। कौन कौन? जोर से बोलो, कौन कौन? लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलते हैं? जिसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव से परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, बट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा हो तो वो ट्रांसवर्स वेव। और जिसमें वेलोसिटी के अलोंग ही वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे साउंड वेव होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल। तो हमारा यहाँ पे कौन सा वेव है ये? तो ट्रांसवर्स है। क्यों? क्योंकि जिधर वेलोसिटी एक्स एक्सिस वेलोसिटी है तो वाई डायरेक्शन पे और z डायरेक्शन पे हमें वाइब्रेशंस मिलते हैं, इसलिए ट्रांसवर्स है। और कोई भी ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकता है, कोई भी ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइज हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकता। पोलराइजेशन पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की फिनोमेना पढ़ने हैं, ठीक है। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स के केस में पॉसिबल है। इसके लिए पॉसिबल है ओनली इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव पोलराइजेशन। लॉन्गिट्यूडनल को पोलराइज नहीं कर पाएंगे। बता दो क्या कैसे? चैप्टर में तो पढ़ेंगे लेकिन 2 मिनट में समझ सकते हो। पोलराइजेशन का मतलब होता है जो वाइब्रेशन हैं वेव के साथ, उन वाइब्रेशन में से कुछ को फिल्टर आउट कर देना और कुछ को अलाउ करना। सारे वाइब्रेशन नहीं जाएंगे, कुछ ही जाएंगे सिलेक्टेड, सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ। तो जो फिल्टर आउट हो जाते हैं तो आगे जो फिल्टर होकर कुछ वाइब्रेशन कम हो गए उनको पोलराइज वेक्टर हम लोग पोलराइज लाइट बोलते हैं। लाइट है, मान लो ऐसे जा रहा है लाइट, इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, तो वाइब्रेशन इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। मान लो इस तरह से वाइब्रेशन भी है और ऐसे वाला भी वाइब्रेशन है। ये अगर लाइट वेव ऐसे जाए, ये है समझो वाइब्रेशंस, ऐसे दिखा है। ब्लू के डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, इधर भी वाइब्रेशन है और ये जा रहा है वेलोसिटी ऐसे। अगर कोई ऐसे सिस्टम पे जाए जहाँ पे स्लिट हो इस तरह का, लाइट ऐसे जाएगा तो क्या होगा? ब्लू वाला चला जाएगा, रेड वाला ब्लॉक हो जाएगा। रेड वाला इधर रह जाएगा, ब्लू वाला चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे स्लिट है समझो, तो ये जाएगा तो इधर का वाइब्रेशन तो चले जाएंगे, इधर वाले जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो उधर जो मिलेगा लाइट वो सिर्फ इस वाइब्रेशन वाला मिल जाएगा, खाली ये वाइब्रेशन वाला, तो वो बन गया पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजेशन किसका होगा? जो ट्रांसवर्स है उसी का पोलराइजेशन होगा। जिसमें वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, इसी का पोलराइजेशन हो सकता है। जिसमें वाइब्रेशन ही लॉन्गिट्यूडनल है तो ये पूरा जाएगा, वाइब्रेशन भी साथ में जाएगा, या फिर लाइट ही ना जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से कुछ वाइब्रेशन आप निकाल दो। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव के वाइब्रेशंस को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसलिए ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, और लाइट हमारा ये वेव ट्रांसवर्स है इसलिए इसका पोलराइजेशन होता है, ठीक है। ये देख लिया हम लोगों ने, एनहेंस इट कैन बी पोलराइज्ड। और क्या लिखा है पढ़ो? फिर पढ़ो क्या लिखा है सेंटेंस? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वाइब्रेशन के साथ इक्वली होता है। ईएम वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम विद इट, एंड हेंस इट ट्रांसफर मोमेंटम एंड एक्सर्ट फोर्स। फोर्स भी होता है, प्रेशर भी बनता है। इसका हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। पहले तो मैंने पॉइंट लिखवा दिया। अब नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। नेक्स्ट पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। याद होगा एनर्जी ऑफ ईएम वेव, एनर्जी ऑफ ईएम वेव is 50% the electric field and 50% with the magnetic field vibration. जो भी एनर्जी ऑफ ईएम वेव। अब इसको थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मैथमेटिकली थोड़ा आगे बढ़ाएं। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है?
पढ़े हुए वॉल्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पढ़े हुए वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी, ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। कहाँ से आता है भाई? तो यहाँ बोर्ड पे देखो, किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी जो होता है वो एनर्जी होता है कितना? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है भाई? तो प्लेट एरिया इंटू डी। वॉल्यूम कितना होता है इसका? प्लेट एरिया इंटू डी। सो एनर्जी डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं भाई। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? तो हाफ सी, सी मीन्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और वी, वी मीन्स ई इंटू डी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब ये बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बन जाएगा। होगा कि नहीं? यहाँ पे एनर्जी पता है तुम्हें, हाफ सी वी स्क्वायर, और सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इतना तो हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, वी क्या है? ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन, ये तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस तो ये होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ये होता है ना। सो एनर्जी डेंसिटी ऐसे तो डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैंने रिकॉल करा दिया। अब ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है एनर्जी के साथ, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे तो ई टाइम के साथ चेंज करने वाला है। ये में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? टाइम के साथ चेंज होता रहता है। लेकिन हमें चेंजिंग नहीं चाहिए, इंस्टेंटेनियस नहीं चाहिए, हमें ऑन द एवरेज चाहिए। तो क्या लिखें? एक वैल्यू लिखना हो तो क्या लिखें? अगर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी एवरेज चाहिए, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए एवरेज, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बताओ एनर्जी डेंसिटी कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एनर्जी है, अगर हमें टाइम वेरिएशन नहीं चाहिए तो इसके बदले में क्या लिखें? अगर हमें टाइम वेरिएशन नहीं चाहिए, फिक्स वैल्यू चाहिए, तो ई आर एम एस। क्यों? देखो, कोई भी अगर हमारा साइनसॉइडल वेरी करने वाला है, ये याद रखना ब्लू पॉइंट है, कोई भी साइनसॉइडल वेरी करने वाला हो, ई इज इक्वल टू मान लो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, साइनसॉइडल वेरी करता है। अब कोई भी साइनसॉइडली वेरी करने वाला अगर ये इक्वेशन हो और इसका वैल्यू हमें लिखना हो टाइम वेरिएशन के साथ नहीं, हमें चाहिए एक फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? साइनसॉइडल टाइम वेरिएशन वाला है, इसके लिए फिक्स वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चीज़ का वेरिएशन हो रहा है उस चीज़ का अगर तुम्हें एक वैल्यू यूज करना है तो तुम उसका ही एवरेज यूज करो। अगर तुम्हें इसके, ध्यान दो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पैरामीटर का साइनसॉइडल वेरिएशन हो रहा हो टाइम के साथ, उसके बदले में टाइम वेरिएशन छोड़ करके एक वैल्यू लिखना हो तो वो है एवरेज वैल्यू। और अगर उस टाइम वेरिएशन वाला साइनसॉइडल का स्क्वायर को रिप्लेस करना हो एक वैल्यू से तो वो होगा ई आर एम एस। फॉर एग्जाम्पल, चार्ज ट्रांसफर होता है, ध्यान देना, ऐसी जिसने पढ़ा हुआ ज़्यादा समझिएगा। चार्ज ट्रांसफर होता है आई इंटू डी टी, इंटीग्रेशन होता है। लेकिन अगर ये साइनसॉइडल वेरी करने वाला हो तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं आई एवरेज इंटू डेल्टा टी, सीधा एक वैल्यू फिक्स तो वो होगा आई एवरेज। सिमिलरली अगर हीट प्रोड्यूस अगर निकालना हो तो आई स्क्वायर आर डी टी लिखते हो। अगर ये साइनसॉइडल वेरी करने वाला है और इसके बदले में हमें एक लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? आई आर एम एस का स्क्वायर आर डेल्टा टी, सीधा लिख सकते हैं। तो अगर स्क्वायर रिप्लेस करना हो तो आर एम एस से रिप्लेस करो, और ऐसे ही टाइम वेरिएशन रिप्लेस करना हो बिना स्क्वायर का तो एवरेज से रिप्लेस करो। तुम्हें यहाँ क्या करना है? स्क्वायर को रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? स्क्वायर को। तो वो होगा ई आर एम एस। दिखाया नहीं जाता लेकिन यूज कर लिया जाता है हमेशा, बुक में लिखता नहीं ऐसे, ये कहाँ से कैसे समझ रहे हैं। तो अगर हम लोगों को एक वैल्यू लिखना होगा तो एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ईएम वेव पर यूनिट वॉल्यूम, वो होगा एनर्जी कितना? हाफ, कितना हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई आर एम एस स्क्वायर, या फिर बोले ई नॉट बाई रूट टू स्क्वायर, क्योंकि साइनसॉइडल वेरी करने वाला है। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है।
उतना ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी है। इसलिए टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर निकालना हो ईएम वेव के साथ, टोटल एनर्जी डेंसिटी अगर निकालना हो किसके साथ, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा भाई? टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना होगा? तुम्हें पता है 50% इलेक्ट्रिकल होता है, 50% मैग्नेटिक होता है। इलेक्ट्रिकल पता है पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिकल पता है कि हमारा 60 जूल है, तो टोटल ईएमएफ के थ्रू कितना होगा? 60 और मैग्नेटिक के साथ होगा, तो इसी को डबल कर लो भाई, मिल जाएगा। नहीं हो जाएगा भाई? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आता है एनर्जी उतना ही मैग्नेटिक के साथ आता है। इलेक्ट्रिक के साथ पर यूनिट वॉल्यूम इतना आ रहा है 50 या 60, तो टोटल ईएमएफ के थ्रू कितना आ रहा है? उसी का डबल। इलेक्ट्रिक जानते हो तो उसका डबल कर दो, मैग्नेटिक जानते हो तो उसका डबल कर लो, दोनों जानते हो दोनों ऐड कर लो भाई, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? इक्वल। क्या होता है दोनों? तो इसलिए 2 टाइम्स लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यूनिट वॉल्यूम, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ध्यान रखना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अगर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिखा तो टोटल एनर्जी हो गया ईएम वेव के साथ पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर लिख रहे हो तो ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ध्यान रखना है। और वैसा ही मैग्नेटिक के लिए भी होगा। अगर हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें, क्या निकालें? तो ये होगा हाफ 1/μ0, और ई आरएमएस का अब स्क्वायर नहीं लिख करके अब क्या लिखेंगे? हाफ 1/μ0, और इसको क्या लिखेंगे? बी आरएमएस का स्क्वायर। बोलो ठीक है? इस तरह से हम लोग चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं 1/4 1/μ0 और b0 का स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि बी आरएमएस क्या होता है? b0/√2। ऐसे में पढ़ा है, साइनसॉइडल रेडिएशन हो रहा है तो बी आरएमएस इज b0/√2। ये मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए अगर टोटल एनर्जी निकालना हो ईएम वेव के साथ तो वो भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा टोटल ईएम वेव के साथ एनर्जी डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हैं। बताओ टोटल कितना हो जाएगा? तो वैसे ही 1/2 1/μ0 और b0 स्क्वायर डबल कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बोलो भाई क्या परेशानी है यहाँ तक? सबसे पहले मैंने बताया कि दोनों में इक्वली एनर्जी होता है, ये तो फैक्ट आपको समझने हैं, मान लेने हैं, ये फैक्ट ये तो मान लेने हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जितना एनर्जी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ एनर्जी, इसलिए एक का पता हो तो उसको डबल कर दो। तो हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, पता है ना एनर्जी डेंसिटी, लेकिन साइनसॉइडली वैरी करने वाला है ये तो इसके बदले में अगर सिंगल वैल्यू चाहिए, अदरवाइज अदर फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अगर एक वैल्यू चाहिए तो वो आरएमएस से रिप्लेस करने पड़ेंगे। आरएमएस से रिप्लेस कर दिया हमने, आरएमएस से रिप्लेस किया तो ये मिल गया एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक के साथ, तो ये मिला। ये ओनली इलेक्ट्रिक के साथ पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी है। टोटल एनर्जी चाहिए तो इसको डबल कर दिया तो मिल गया हमें इस टर्म में। उसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी अगर हमें निकालना हो तो अकेले मैग्नेटिक एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम ये होगा, और टोटल अगर निकालेंगे तो ये होगा। और तुम्हें पता है दोनों में कितना इक्वल एनर्जी। चलो दोनों का एनर्जी इक्वल करते हैं, बट इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक एनर्जी। बोलो भाई, तो ये कितना लिखें? E0 के टर्म में B0 के टर्म बताओ क्या लिखें? चलो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ये तो होगा। ये इधर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1/μ0 इंटू बी आरएमएस स्क्वायर। आरएमएस लिखोगे तो ये मिलेगा हाफ, और ये E0/√2 का स्क्वायर किया। ये हाफ और ये हो गया E0/√2 का स्क्वायर।
इज इक्वल टू हाफ 1 बाई वी नॉट, और ये हो गया वी नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद वो लोग आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये 2 वाला हिसाब किताब तो बेकार हो जाएगा, बचेगा क्या, ई नॉट स्क्वायर अपॉन ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर गया उधर गया तो क्या मिलेगा, और यहाँ से ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट क्या एप्सिलॉन नॉट बी नॉट, क्या होता है, इसलिए ई नॉट अपॉन बी नॉट आया सी, और ये आया सी टाइम्स बी नॉट। सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी आर इक्वली इन द ईएम वेव, दोनों इक्वल होते हैं परिमित वॉल्यूम, इसलिए एम्पलीट्यूड रेशियो पता लग गया। तो सबसे ऊपर लिखो, ऊपर से लिखेंगे सिंस EM wave energy is this EM wave energy is half with electric field and half with magnetic field. Hence, energy of EM wave is equal to 50% with electric field vibration, 50% magnetic field vibration. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालो, कोई भी साइनसॉइडल वेरिएशन हो, स्क्वायर वाला को रिप्लेस करने हो तो आरएमएस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। एनर्जी डेंसिटी निकाल भी लिया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लोग भूल गए थे, कम से कम एनर्जी पर वॉल्यूम मिल गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पता था और वॉल्यूम भी कैपेसिटर का पता था, इस हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया। साइनसॉइडल वेरिएशन रिप्लेस करने हैं एवरेज से करो, स्क्वायर ऑफ साइनसॉइडल वेरिएशन रिप्लेस करने हैं तो आरएमएस से रिप्लेस करो। कहीं एक वैल्यू चाहिए, आरएमएस लिख दें।
इसलिए सो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर हमने वॉल्यूम देखा, टोटल करना है डबल करो, मिल जाएगा पूरा ये वेव के साथ। सिमिलरली इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन V नॉट इज इक्वल टू C टाइम्स V नॉट। तो रेशियो अपने आप से होता है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि इक्वल एनर्जी दोनों में रखते हैं। पढ़ेंगे बोलो, देखो इतने सारे पॉइंट्स कौन याद रखेगा? इतने सारे पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? इनमें से 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, उससे 6 हो जाएंगे अपने। आएगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव लिखना, तो 6 प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी, 8 प्रॉपर्टी अगर आ जाए कैसे लिखोगे? थोड़े नहीं याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको 2-3 ही पॉइंट याद रखने हैं, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। ये बहुत लेट करता है। आप चाहते तो स्पेशल लिख सकते थे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ET स्क्वायर। किसी टाइम पे क्या होगा एनर्जी डेंसिटी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ET स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा VT स्क्वायर। ET स्क्वायर को साइन स्क्वायर ओमेगा t लिखोगे, उधर भी साइन स्क्वायर ओमेगा t, कैंसिल हो जाएगा और रेशियो ऐसे ही आएगा, कैंसिल तो होना ही है जैसे भी। तो E नॉट अपॉन V नॉट आ जाएगा तुम्हारा इतना ही। ज़्यादातर बुक में तुम्हें RMS वैल्यू वाला लिखा रहेगा डायरेक्टली, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये है, लेकिन ये आया कैसे, ये RMS क्यों यूज कर लिया वो बता दो। फॉर्मूला तुमने पढ़ा है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, लेकिन E स्क्वायर तो वही फिक्स कांस्टेंट फील्ड होता है तब ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जहाँ पे निकालना वहाँ का E चाहिए, लेकिन वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो जब टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो उसका फिक्स वैल्यू चाहिए, तो वो RMS वैल्यू यूज करते हैं। देखो अगर तुम्हें 3-4 पॉइंट में याद रखने हैं सारे प्रॉपर्टी, तो नंबर 1 पॉइंट ये, इसी से आपको 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे। इट इज टाइम वेरी, इट इज कपल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट विद सेम फेज, यही पता लगेगा। सेम फेज में वाइब्रेशन है, इसका मतलब दे विल अटेन देयर पॉजिटिव मैक्सिमा एट द सेम पॉइंट, नेगेटिव मैक्सिमा एट द सेम पॉइंट एंड मीन एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम। फेज डिफरेंस 0 है। फिर एक याद रखो स्पीड के मामले में, स्पीड ऑफ EM वेव होता है ये अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू। अब इसे से तुम लिख दोगे एयर वैक्यूम में, इसे से लिख दोगे फिर दूसरे मीडियम में, तो दूसरे मीडियम में आ जाएगा C डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू, ऐसा आता था। तो स्पीड एक याद रखो, बस ये स्पीड EM वेव को बताना है, उसका फॉर्मूला ये है, ये याद रखा। और थर्ड याद रखना है एनर्जी विद इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी विद मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों सेम रहते हैं और दोनों का सम ही पूरा EM वेव के साथ का एनर्जी है। दोनों का सम करोगे तो ये मिलेगा, और दोनों आपस में इक्वल है तो अपने आप एम्पलीट्यूड रेशियो भी मिल जाएगा।
और क्या याद रखना चाहते हो शॉर्टकट में? अगर और ज़्यादा पॉइंट लिखना चाहते हो तो जितने लाइट के लिए है ना प्रॉपर्टी, वो सब EM वेव में। लाइट सोज इंटरफेरेंस, EM वेव सोज इंटरफेरेंस। लाइट क्या है? EM वेव देता है, इसलिए इट सोज इंटरफेरेंस, इट सोज डिफ्रैक्शन, इट सोज पोलराइजेशन। और इस रेडिएशन को हम लोग फोटोन मॉडल में अगर देखें तो नंबर ऑफ फोटोन पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बताता है इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा। तो फोटोन मॉडल वाला भी कॉन्सेप्ट इसके लिए वैलिड है और वेव पिक्चर वाला भी वैलिड है, दोनों मॉडल वैलिड है। अब ये जब भी स्ट्राइक करता है भाई तो मोमेंटम भी ट्रांसफर करता है, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो फोर्स भी, क्योंकि फोर्स होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस पे अभी आएंगे। मतलब ये कुछ 2-4 क्लू पॉइंट याद रखोगे तो अपने ही तो डबल हो जाएंगे। चलो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देख लिया था। अब जरा राइट हैंड साइड पे देखते हैं, इंटेंसिटी और मोमेंटम और फोर्स भी देखेंगे। राइट हैंड साइड पे देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्या लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 8 में? बताओ बड़ो जोर से, क्या लिखा है? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ दिस, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस एंड रेडियो वेव ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर? कौन सा पैरामीटर है जो इनके लिए सेम है? वो क्या है? वो है स्पीड ऑफ दीज वेव्स इन वैक्यूम। सबका सेम स्पीड होगा। कहाँ? वैक्यूम में। हर जगह नहीं। सबका सेम स्पीड ग्लास में नहीं होगा, सबका सेम स्पीड वाटर में नहीं होगा, सबका सेम स्पीड सिर्फ वैक्यूम में। याद रखना, सारे EM वेव चाहे वो कैटेगरी में कहीं भी हो, सबका स्पीड वैक्यूम में फिक्स है 3 × 10⁸। लेकिन ये नहीं सोचना कि वैक्यूम में सेम है तो वो ग्लास में भी सेम है। ग्लास में सेम नहीं है, वाटर में सेम नहीं है, बड़ा हुआ रे ऑप्टिक्स में ग्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन, कॉशी रिलेशन, वेवलेंथ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, स्पीड भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन एक ही चीज़ है जो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो है स्पीड ऑफ EM वेव। कहाँ पे? स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम, ये फिक्स है, ठीक है, सिर्फ वैक्यूम। तो इसलिए इन सारे EM वेव में सब तो EM वेव है, इसलिए इनका स्पीड रहेगा फिक्स। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बन रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वो वही होगा जो चार्ज के ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है। LC ऑसिलेशन है, मान लो जितने फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा उतने ही फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड जो रीड जनरेट करते हैं वो भी वैरी करेगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मान लो 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट कर रहा है, 10 हर्ट्ज का है, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो EM वेव बनेगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन 10 हर्ट्ज का है, मैग्नेटिक फील्ड भी 10 हर्ट्ज का होगा, सब तो 10 हर्ट्ज के होंगे, इसलिए EM वेव प्रोड्यूस भी 10 हर्ट्ज का होगा। तो जो हमारा ऑसिलेशन और चार्जेज हैं, चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से, उस हिसाब का EM वेव प्रोड्यूस होगा। आंसर पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो जोर से। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन सब का जो फ्रीक्वेंसी होगा। चलो इसको अभी रहने दो साइड में। 11 नंबर पढ़ो, क्या लिखा है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज में पहला फर्स्ट वाला पढ़ो। डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ये भी एक प्रॉपर्टी है भाई कि कोई मटेरियल मीडियम जरूरी नहीं है, वैक्यूम से भी पास हो सकता है, क्योंकि ये कोई मटेरियल जाने वाला नहीं है। यहाँ पे ये कोई मैकेनिकल वेव नहीं है जिसमें स्ट्रिंग चाहिए या कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ये तो वैक्यूम में भी पास हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन से बना है ये। सो मटेरियल मीडियम से भी पास हो सकता है। फॉर देयर प्रोपगेशन इन फ्री स्पेस द स्पीड इज गिवन बाय 3 × 10⁸ √7/0 यूज करेंगे, ठीक है। इसको चाहे वैक्यूम मिल जाए, कोई मीडियम जरूरी नहीं है, इट कैन पास थ्रू वैक्यूम, लिख लो, इट कैन पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ये तीनों मीडियम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होगा तो पास कर जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो नहीं पास करता है। चाहे तो मीडियम हो तो ट्रांसपेरेंट हो, या तो फिर मीडियम हो ही नहीं वैक्यूम, इससे भी पास हो जाएगा। जरूरी नहीं है मटेरियल मीडियम, कोई दूसरे मीडियम में तो बता ही दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है।
In an electromagnetic wave क्या are in phase with each other and they attain their peak values at the same instant. फिर नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है जल्दी से। तो लिखवा दिया the oscillating electric and magnetic field are perpendicular to each other as well as perpendicular direction of wave, सब पता है। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ है, then oscillating electric field and magnetic field may be represented by E is equal to E naught sin kx minus omega t, जहाँ omega t minus k बात एक ही है J गैप में। और z एक्सिस की तरफ हम लोग vz दिखा सकते हैं। देखो इन दोनों में कोई एक भी यूज करेंगे काम हो जाएगा। vz लिख दिया मतलब z डायरेक्शन हो रहा है, k गैप लिखा तब भी बात वही है, डायरेक्शन z एक्सिस होगा। अब देखो hence ओमेगा 2 पाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड k जो 2 पाई बाय लैम्डा इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट आल्सो नोन एज वेव नंबर। प्रोपगेशन कांस्टेंट बोले और वेव नंबर। और वेव नंबर क्या था हमने तो लिखवाया था भाई ओमेगा अपॉन v, और ओमेगा को 2 पाई बाय t लिखा और v को लैम्डा बाय t लिखा और ये मिल गया 2 पाई बाय लैम्डा। ये सब तो देखा ही था लास्ट क्लास में, ठीक है। बुक के हिसाब से ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलो, इसी का प्रॉपर्टी कंटिन्यू होगा। पढ़ो क्या लिखा है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन। दस मीन एनर्जी डेंसिटी किसके लिए, पूरे ईएम वेव के लिए UE प्लस UV, मतलब एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। हाफ द चैनल नॉट E RMS स्क्वायर हाफ और 1 बाय म्यू नॉट V RMS स्क्वायर। समझ गए, दोनों प्लस करेंगे, दोनों इक्वल भी है। इट इज फाउंड दैट द एवरेज UE एंड एवरेज UV आर इक्वल। दोनों का एवरेज क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिए। इक्वेट कर देंगे यहाँ पे तो इस तरह से आगे हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो रेशियो मिल जाएगा। ये आगे बढ़ाया नहीं है, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। जो आगे बढ़ाएंगे तो E नॉट अपॉन V नॉट को 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट V नॉट पाएंगे और हो जाएगा C। तो देखा ही हम लोगों ने, इसका डिटेल लिख चुके हो। आगे बढ़ो क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। अच्छा ये तो वही है, E नॉट बाई V नॉट इज C। इंटेंसिटी, अब देखो इंटेंसिटी पे आ गए। इंटेंसिटी क्या होता है, तो यहाँ बोर्ड पे देखो भाई, अगर कोई वेव प्रोपगेट कर रहा है, एनर्जी प्रोपगेट कर रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो इस प्रोपगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक यूनिट एरिया ले लो। मान लो एरिया हमने A ले लिया। A एरिया से जो एनर्जी जा रहा है तो हम लोग निकाल सकते हैं A एरिया से कितना एनर्जी जा रहा है, तो यूनिट एरिया से कितना जाएगा। इंटेंसिटी होता है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये तुम्हें पता है भाई कि अगर यूनिट टाइम पे कितना यहाँ से एनर्जी निकल रहा है, तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई इस क्रॉस सेक्शन से कितना एनर्जी गया, तो इतने ही क्रॉस सेक्शन का आप सोच लो इस तरह से। और एक जितना स्पीड है, ध्यान देना, जितना स्पीड है, C स्पीड है ना, C स्पीड से जा रहा है, C स्पीड से है, तो C लेंथ के अंदर जितने भी एनर्जी होंगे वो सब इसको ट्रांसफर कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। समझे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसे था 11th क्लास में। फिर नोट छापने पे लगा, देखो ना गोला बन गया तो गोला बनना चाहिए, जो बोला जा रहा है वो नहीं समझ में आना चाहिए, कोई बात नहीं, गोला जरूर बन जाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था, हमें चाहिए एनर्जी कितना इससे निकल रहा है पर सेकेंड। अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो कोई भी चीज, 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी है इसका, तो इस क्रॉस सेक्शन से 5 मीटर ले लो और 5 मीटर के अंदर जितने होंगे वो 5 जब जाएंगे तो इसको क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि हमने इस क्रॉस सेक्शन से 5 पे ले लिया। अब इधर वाले 5 जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे 1 सेकंड में, इधर वाले 5 जाएंगे यहाँ पहुंचेंगे 1 सेकंड में, क्रॉस नहीं करेगा इसको। लेकिन इधर वाले जितने भी होंगे वो 5 आगे बढ़ जाएंगे, 5 क्रॉस करने से 1 सेकंड में आगे बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग खड़े हो जाएं और यहीं पे देखें कि भाई हमारा कितने लोग जा रहे हैं और सबका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से 5 मीटर के अंदर जितने लोग होंगे वही तो जा पाएंगे 1 सेकंड के अंदर।
बाकी जो 5 मीटर बाहर जो 6 पे है वो 1 सेकंड बाद कहाँ आएगा, यहाँ से 1 पे आएगा। 6 पे था तो यहाँ से 1 डिस्टेंस पे आएगा, वो तो इसको नहीं क्रॉस किया। कौन क्रॉस किया? जो 5 के अंदर था वही तो क्रॉस करेगा 1 सेकंड के अंदर। जो और आएगा 16 पे तो वो क्या करेगा, 1 सेकंड में आएगा 16 से यहाँ 11 पे, फिर नेक्स्ट सेकंड में आएगा 6 पे, नेक्स्ट सेकंड में आएगा 1 से, फिर नेक्स्ट सेकंड में जाएगा 4th सेकंड में वो पास करेगा। हमें तो चाहिए सिर्फ 1 सेकंड में कितने एनर्जी पास किए, तो उतने एनर्जी पास किए जो कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन से जो स्पीड है, अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर के अंदर जितने एनर्जी है वो सब क्रॉस, 5 मीटर के बाद जो एनर्जी है वो नहीं, वो नेक्स्ट सेकंड के लिए। ऐसा ही होता है। तो c स्पीड से आ रहा है, कितने स्पीड से? भाई तो कहाँ खोया हुआ है, तो कहाँ खोया हुआ है? खड़े हो जा, नीचे उतर के खड़े हो जा। ऐसे ही पेन ऐसे देखने से हो जाएगा क्या? ऐसे समझता ही नहीं, फिर तो रटते रहना। फिर अगर यहाँ पे c स्पीड से आ रहा हो, इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने वाला चाहिए, तो c मींस जो भी स्पीड है, अगर 100 स्पीड है तो 100 के अंदर जितने होंगे वो सब क्रॉस करेंगे। c स्पीड है तो c के अंदर, c दैट इज 3 × 10⁸ 8 मीटर के अंदर जितने भी फोटॉन्स होंगे वो सब एनर्जी लेके क्रॉस कर जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। c के बाद जो होंगे वो नेक्स्ट सेकंड में आएंगे, उसके बाद जो होंगे वो और आगे आएंगे। हमें तो चाहिए 1 सेकंड में ही, इसलिए क्या करेंगे, कितने लेंथ के एनर्जी जाएंगे भाई, c लेंथ के एनर्जी। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 ले लें तो 1 क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में जितना एनर्जी जाए वही तो होता है इंटेंसिटी। तो 1 हो जाए ये भी और 1 हो जाए ये भी, तो जितना एनर्जी ट्रांसफर वही हो जाएगा। तो इसको बना दिया जाए 1, इसको भी बना दिया जाए 1 सेकंड, और ये है 1 मीटर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी मिल जाएगा हमें। तो कितना हो जाएगा बताओ? तो एनर्जी डेंसिटी विद EM वेव, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये वॉल्यूम कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो इनटू c, इतना हुआ। इसमें a से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट एरिया मिलेगा हमें, और c तो है ही यूनिट सेकंड का, इसलिए ये a कैंसिल हो गया और सीधा एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव मल्टीप्लाइड बाय c इज द इंटेंसिटी। मतलब हम लोगों ने एरिया का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले लिया और लेंथ इस सिलेंडर का ले लिया, वो है c। तो इस वॉल्यूम में जितने फोटोन हैं वो सब इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि स्पीड ही है c का। यहाँ वाला पहुंचेगा यहाँ, इधर वाला पहुंचेगा क्रॉस करके, इसलिए ऑल द एनर्जी ऑफ EM वेव कंटेन विद इन दिस सिलेंडर विल बी क्रॉसिंग इन 1 सेकंड। इसलिए एनर्जी डेंसिटी I, इंटेंसिटी जो होगा वो एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय c होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसके लिए बताया है, ये तो समझ पाए तो ठीक है, तो याद रखना एनर्जी डेंसिटी, मीन एनर्जी डेंसिटी विद EM वेव मल्टीप्लाइड बाय c। कैसे आया c? 1 मीटर स्क्वायर लिया, c लेंथ लिया, इसके अंदर जितने भी एनर्जी हैं वो सब क्रॉस करेंगे। हमें यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी पता है, तो इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी, तो भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, तो 1 × c है समझो, या a × c समझो, a एरिया × c समझे तो डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे, नहीं तो 1 × c समझे, इसलिए आएगा c से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ defined as the mean amount of energy passing through unit area normally in the unit time, and it can be shown that intensity is um into c। um का वैल्यू रखेंगे कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E नॉट स्क्वायर, याद होगा, होता था कि नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर होता था टोटल एनर्जी, क्योंकि खाली इलेक्ट्रिक का देखोगे तो 1/4 E नॉट E नॉट स्क्वायर हो जाएगा, 1/5 4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, c से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 क्यों आया, टोटल एनर्जी। उसी तरह से ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट और ये c v नॉट स्क्वायर, ये भी हो जाएगा इंटेंसिटी का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता हो तो इंटेंसिटी ऐसा लिख सकते हैं। फिर से बता दूं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय c होगा इंटेंसिटी, जो कि इंटेंसिटी का मतलब होता है यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितना एनर्जी गया। तो यूनिट एरिया ले लिया, सिलेंडर का एरिया 1 और लेंथ c लेंथ के वॉल्यूम में कितना आया एनर्जी, तो एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी ये मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम।
वॉल्यूम है एरिया इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ऐसी मत समझ लेना इसको, क्या कहूँ, समझ जाओगे ना ये ए इंटू सी। अल्टरनेटिंग करंट मत समझ लेना, ड्रॉइंग समझ लेगा बाद में अल्टरनेटिंग करंट इसको। यहाँ लिख दे रहा हूँ एरिया इक्वल टू सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ठिकाना नहीं है ना, अभी तो समझ गए। और रिवीजन टाइम में अच्छा ये एसी क्यों आया, डीसी क्यों नहीं आया। अब देखो आगे पढ़ते हैं, लोग पढ़ो क्या लिखा है। Carries momentum to if u is the total energy transferred to a surface by a electromagnetic wave in time t, then momentum delivered to the surface assuming the surface to be completely absorbed, तो वो हो जाएगा। एनर्जी होता है, देखो एनर्जी होता है mc स्क्वायर, पढ़ा है। फोटोन के टर्म में जा रहा है एनर्जी mc स्क्वायर, जिसमें m इंटू सी इंटू सी, एम सी को लिखेंगे मोमेंटम इंटू सी। सो मोमेंटम कितना आया भाई, तो एनर्जी अपॉन सी, कितना मोमेंटम लेके जाता है। अगर कोई सरफेस, ध्यान देना, अगर कोई सरफेस एब्जॉर्बेंट है, कैसा है, मीन्स ऑब्जर्व कर लेता है, सारा ऑब्जर्व, जो भी एनर्जी आएगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब जो मोमेंटम लाएगा उसको क्या कर देगा, जीरो मोमेंटम करके रख लेगा पॉकेट। तो इसका मतलब कि जितना मोमेंटम लाया वो पूरा का पूरा स्टॉप हो गया, पूरा मोमेंटम एब्जॉर्ब कर लिया भाई। तो मोमेंटम कितना लेके आया भाई, तो जितना एनर्जी लाया डिवाइडेड बाय सी, क्योंकि एनर्जी होता ही है P इंटू सी, इसलिए इतना एनर्जी लेके आया है। अगर ये कंप्लीटली एब्जॉर्बेंट है तो इतना ले लिया इसने, इतना डिलीवर्ड हो गया, इतना मोमेंटम लेके ट्रांसफर हो गया। U एनर्जी लेना मतलब U अपॉन सी मोमेंटम देना। और अगर ये मान लो दो तरह का सरफेस होता है, एक एब्जॉर्बेंट होता है और दूसरा रिफ्लेक्टिंग होता है। क्या क्या होता है, एब्जॉर्बेंट एंड रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव वाले में क्या होता है, बोलो, जितना मोमेंटम लेके आएगा उतना मोमेंटम लेके वापस चला जाएगा। नहीं समझे, उतना ही मोमेंटम लेके वापस चला जाएगा। तो फोर्स के बारे में पूछ रहा है, फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है कि नहीं, समझो ध्यान से। अगर t टाइम में p मोमेंटम ट्रांसफर हुआ एब्जॉर्बेंट को, तो p मोमेंटम जाकर जीरो बन गया। t टाइम में p एनर्जी ट्रांसफर हो गया, u एनर्जी देना मतलब p इज इक्वल टू u बाई c मोमेंटम देना। अगर t टाइम में द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय em वेव ऑन द सरफेस विल बी p अपॉन t। ये कैसे हो रहा है वो बता रहा हूं तुम्हें। ये एब्जॉर्बेंट सरफेस है तो इसने p मोमेंटम लेके जाएगा, तो पूरा का पूरा रख लेगा, तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, p डिवाइडेड बाय t टाइम में p मोमेंटम, t टाइम में u एनर्जी दिया, तो इसका मतलब u बाई c मोमेंटम दिया, u बाई c मोमेंटम दिया। तो मोमेंटम में चेंज पर टाइम को ही तो बोलते हैं फोर्स। सो फोर्स कितना इसने लगाया एब्जॉर्बेंट सरफेस पे भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो t टाइम में हमने u एनर्जी दिया यानी p मोमेंटम दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन टी दैट इज U बाई सी टी, हो जाएगा। लेकिन अगर ये एब्जॉर्बेंट नहीं है, रिफ्लेक्टिंग है, तो ये क्या होगा, फोर्स, तो फोर्स होगा डेल्टा P बाई डेल्टा टी। यहाँ पे P लेके गया, P लेके वापस आया, तो 2P हुआ डिवाइडेड बाई T टाइम में, और 2P का मतलब है 2 टाइम्स U बाई C। अगर ये रिफ्लेक्टिंग है सरफेस तो, यहाँ तो सिर्फ एब्जॉर्बेंट के लिए लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग हुआ तो लिख लो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस